हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों का एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर। और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में स्पॉटिंग एरर। और स्पॉटिंग एरर का जो डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली आपके कंसेप्ट पे बेस पे रहेगा, अर्थात कंसेप्चुअल रहेगा प्रॉपर तरीके से। और मैं आज लेकर के आया हूं सेकेंड क्लास, जहां पर डिस्कस करेंगे हर एक सेंटेंस को डिटेल में, अर्थात हर एक सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए उनके प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। हर एक फंक्शन पे डिटेल में जब डिस्कशन होता है तो उसके बेस पर आपको ये एक पॉइंट जरूर क्लियर होगा आपको कि कैसे हम लोग एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं एक इजी वे में। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ में एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना अगर आपको आ गया तो उसके बेस पर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पर एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना, अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए तो आपको पता लगेगा कि हर एक वर्ड का, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है और उसके बेस पर हम एरर को कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मेरी पूरी सीरीज इसी बात पे डिपेंड करेगी कि भले ही आपने कहीं पर भी और कैसे भी और किसी भी तरीके से चीजों को पढ़ा हो, लेकिन मेरी क्लास पढ़ने के बाद में एटलीस्ट आपको इतना समझ में आएगा कि कॉमन एरर और स्पॉटिंग एरर को कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पे प्रॉपर ग्रामर कंसेप्ट जो होता है, ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सेंटेंस आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं जहां पर डिटेल डिस्कशन होगा हर एक पॉइंट पे। तो मेरे एक कमिटमेंट है आपके साथ में और आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूं उसको प्रॉपर तरीके से आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि वही पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। चलिए, पहला सेंटेंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और फर्स्ट सेंटेंस की जब बात करते हैं, मैंने उससे कहा कि जब पॉइंट ये नहीं कि आपको एरर कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट ये है कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट बेसिकली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उन हर एक कंसेप्ट पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ में, पहला सेंटेंस ये आज की क्लास का फर्स्ट सेंटेंस है, लेकिन ये 11 सेंटेंस है, ऑलरेडी 10 सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। यहां पर 11 सेंटेंस कहता है कि आवर फैमिली इज प्लानिंग। तो मैंने उससे कहा कि जो फैमिली यहां पर एक वर्ड गिवन है, अगर इस फैमिली के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूं मेरे बच्चे, तो मैंने उससे कहा कि फैमिली बेसिकली यहां पर आपका नाउन है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि जो आर होता है इसको पजेसिव केस कहा जाता है। तो आर का मतलब पजेशन किस पर है, फैमिली पर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर इज गिवन है तो ऑब्वियसली यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर आपका प्लानिंग है, और प्लानिंग क्या है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर आईएनजी गिवन है। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। देन उसके बाद यहां पर आर्टिकल ए गिवन है, लेकिन ये डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन करेगा। देन उसके जस्ट बाद ट्रिप यहां पर बेसिकली आपका नाउन हो जाता है। देन उसके बाद यहां पर टू, और टू के बाद यहां पर ये टू आपका बेसिकली प्रपोजिशन होगा। और देन उसके बाद यूरोप आपका नेम ऑफ कंट्री है। तो नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, नेम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब मेरे बच्चे, जहां पर मैंने इन चीजों को डिटेल में डिस्कस किया तो इस पे थोड़ा सा हम लोग लाइट डालते हैं, अर्थात इस पे प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे एक छोटी सी बात याद रखना कि उसने कहा कि टू यूरोप नेक्स्ट समर यहां पर गिवन है। तो समर बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट करता है और नेक्स्ट यहां पर बेसिकली आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये वर्ड इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है और इसी वजह से नेक्स्ट को मैंने एडजेक्टिव कह दिया और समर बेसिकली आपका नाउन हो गया। उसने कहा कि नेक्स्ट समर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर डिस्कशन फ्यूचर का है। अब इस पूरे सेंटेंस को जब गो थ्रू करते हैं यहां तक, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ में, इज के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन है। इसको थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि जब सब्जेक्ट के साथ में बेसिकली मैं या तो इज, एम और आर, इनमें से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूं, देन उसके जस्ट बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर आपका आईएनजी गिवन है।
तो मैंने उससे कहा कि जब सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन होता है तो बेसिकली इसको कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या कहा जाता है? इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। देन उसके बाद एक बात और भी याद रखना कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसने यहां पर मेंशन किया नेक्स्ट समर मेंशन किया तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली इसको फ्यूचर टाइम वर्ड कह देते हैं। अर्थात इसको मैं नेक्स्ट समर को बेसिकली फ्यूचर टाइम वर्ड के तरीके से मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। ये मेरा एक अपना लैंग्वेज है। तो मैंने आपसे कहा कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में फ्यूचर टाइम वर्ड गिवन होता है, फ्यूचर टाइम वर्ड गिवन होता है, एफ का मतलब होता है फ्यूचर, टी का मतलब टाइम और डब्ल्यू का मतलब होता है कि वर्ड। तो मैंने उससे कहा कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में फ्यूचर टाइम वर्ड यूज करते हैं तो उस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेसिकली हमेशा प्लानिंग की बात करेगा। उस केस में ये बेसिकली प्लानिंग की बात करेगा। अब ये प्लानिंग बेसिकली किससे रिलेटेड होगी? फ्यूचर से रिलेटेड होगी। ऑलरेडी यहां पे फ्यूचर टाइम वर्ड गिवन है और जब फ्यूचर से रिलेटेड जो प्लानिंग होगी ये प्लानिंग बेसिकली आपकी कंफर्म्ड प्लानिंग होगी। दैट मीन्स यहां पर हमारा जो डिस्कशन है वो कंफर्म्ड प्लानिंग को लेकर के है। इसका मतलब है कि हमारी जो फैमिली है उसने जो ट्रिप को प्लान किया है यूरोप का वो बेसिकली कंफर्म्ड है। दैट मीन्स वो प्लानिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद यहां पर टू का यूज किया गया, टू के साथ में यहां पर यूरोप आ गया। तो बेसिकली जो टू प्रपोजिशन यूज होती है ये टू प्रपोजिशन वहां पर यूज होती है जहां पर बेसिकली हम लोग डेस्टिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेस्टिनेशन की जब बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम लोग टू प्रपोजिशन की बात करते हैं। तो डेस्टिनेशन मतलब होता है बेसिकली आपका टू। तो हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा बेसिकली यूरोप रहेगा और वो भी डिस्कशन है बेसिकली नेक्स्ट समर का। आगे की बात करते हैं। बात समझ पा रहे हैं चीजों को? बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद यहां पर मैंने इसको रब कर दिया, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। वेयर यहां पर गिवन है, वेयर के बाद जब क्लोज है तो बेसिकली मैं इसको कंजक्शन के रूप में देख सकता हूं। वेयर को बेसिकली हम लोग यहां पर कंजक्शन की तरीके से देखेंगे, ठीक है। और वेयर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली एडवर्ब जो है ये वेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस को। और जब प्लेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर एडवर्ब का डिस्कशन किया जाता है। लेकिन वेयर यहां पर कंजक्शन है, लेकिन कैसा कंजक्शन है आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि इसको कहा जाता है बेसिकली आपका रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि वेयर बेसिकली प्लेस की बात करता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब, हमने कह दिया। देन उसके बाद वी बेसिकली आपका प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपने कहा कि शुड। मेरे बच्चे यहां पर जब शुड की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि शुड आपका एक मॉडल वर्ब होता है। शुड बेसिकली आपका एक मॉडल वर्ब होता है। तो शुड बेसिकली आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। लेकिन शुड मॉडल वर्ब बेसिकली वहां पर यूज की जाती है जहां पर हमारा जो डिस्कशन होता है वो सजेशन को लेकर के होता है। जब हम सजेशन की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली हम लोग शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, या अदरवाइज पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं तो वहां पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी बेसिकली शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक बात बताइए कि यहां पर प्लानिंग एकदम 100% कंफर्म है, तो क्या यहां पे सजेशन की कोई बात होगी? क्या यहां पे पॉसिबिलिटी की कोई बात होगी? तो आपने कहा कि सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे शुड का जो यूज है वो बेसिकली आपका करेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली जब हम बात करते हैं कैसी प्लानिंग की जो कंफर्म्ड होती है फ्यूचर को लेकर के, तो वहां पर बेसिकली हम लोग विल का यूज करते हैं और विल हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। और कैसी प्लानिंग होती है? जो डेफिनेट प्लानिंग होती है तो वहां पर विल का यूज करते हैं। तो यहां पे जो प्लानिंग है वो आपकी डेफिनेट प्लानिंग होगी। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद एक कहीं पे किसी ने कहा कि सर वुड कहां पर यूज होगा,
तो मैंने उससे कहा कि केवल आपने देखा होगा कि कुछ प्लेसेस पर वुड का भी यूज करते हैं। मैंने उससे कहा कि वुड बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बेसिकली हम लोग रिक्वेस्ट की बात करते हैं, जहां पर पोलाइटनेस की बात करते हैं, वहां पर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आपका बेसिकली वुड का यूज करते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चे हम वुड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ना तो किसी रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ना यहां पर पोलाइटनेस की बात कर रहे हैं। बेसिकली हियर द प्लानिंग इज 100% कंफर्म्ड और इन दैट केस वी यूज विल। तो ऐसे केस में विल का यूज करेंगे। तो एरर आपको पता लग गई, और ये एरर आपको कहां से पता लगी? यहां से पता लगी। देन उसके बाद विजिट यहां पर वर्ब है, सेवरल बेसिकली एडजेक्टिव है, लेकिन ये प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद फेमस यहां पर बेसिकली आपका एडजेक्टिव गिवन है, और लैंडमार्क्स यहां पर आपका नाउन है, लेकिन ये नाउन प्लूरल है। ये नाउन प्लूरल क्यों है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर जो नंबर है ये सेवरल आपका प्लूरल है। जब ये प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली यहां पर जो नाउन गिवन होगा वो भी प्लूरल होगा। देन उसके बाद यहां पर एंड यूज किया, जिसको हम लोग कंजक्शन के रूप में देखते हैं। देन उसके बाद इंजॉय यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन उसके बाद क्वेश्चन जो है ये आपका नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है? लोकल है। तो लोकल इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली लोकल को हमने एडजेक्टिव कह दिया। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि इस सेंटेंस में जो बेसिकली एरर गिवन है वो एरर आपके ए में गिवन है। तो यहां पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ डिस्कस द सेकंड सेंटेंस। ये सेकंड सेंटेंस की हम बात यहां पर करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब सेकंड सेंटेंस का जब डिस्कशन करते हैं तो आपने कहा कि सर माय सिस्टर जूलियट यहां पर गिवन है। जूलियट इज द नेम ऑफ पर्सन, तो बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये नेम किसका है? सिस्टर का है। किसकी सिस्टर का है? मेरी सिस्टर का। तो सिस्टर यहां पर कॉमन नाउन हो गया, और माई जो है बेसिकली आपका पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है। देन उसके बाद गॉट यहां पर गिवन है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर गिवन है। लेकिन ये वर्ब कैसी वर्ब है? इसको कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और कॉजेटिव वर्ब है तो उसके बाद यहां पर आपका मैरिड गिवन है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैरिड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेसिकली, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिकली जब हम गेट का यूज करते हैं तो गेट वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपकी जो कंडीशंस होती हैं, जहां पर आपकी कंडीशन कह लीजिए या बेसिकली आपकी सिचुएशन कह लीजिए। जब कंडीशन और सिचुएशंस बेसिकली आपकी चेंज होती है तो वहां पर बेसिकली हम लोग गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गेट का यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एकदम से थक गया। अब थक गया तो इसका मतलब है कि मेरी कंडीशन प्रॉपर तरीके से चेंज हो गई। तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि आई गॉट टायर्ड, आई गॉट सेलेक्टेड। तो जब भी आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन चेंज होती है तो ऐसे केस में गेट का यूज करते हैं, और देन उसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है ना। देन उसके बाद यहां पर एज का यूज किया गया, और एज बेसिकली यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एक कंजक्शन की तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद हर के बाद वाज के बाद 23rd है। अब मेरे बच्चे 23rd बेसिकली यहां पर आपका एज गिवन है, बिल्कुल सही कहा। और यहां पर वाज आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन है। तो ऑब्वियसली यहां पर हर के प्लेस पर मैं सब्जेक्टिव केस यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड सी यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी होगा, हर ऑब्जेक्टिव केस हर नहीं होगा। अब यहां पर बात जब एज की करते हैं तो उस केस में कभी भी एज कंजक्शन का यूज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, क्योंकि एज को कभी भी हम लोग एज की सेंस में यूज नहीं करते। तो मैंने आपसे कहा कि जब एज की बात करते हैं या बेसिकली जब एज का डिस्कशन करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट कि जब एज का डिस्कशन होता है तो उस केस में बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका वैन का यूज करते हैं, या हम लोग टाइम की जब बात करते हैं तो वहां पर भी वैन का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग
व्हेन कंजक्शन का यूज करते हैं एज के प्लेस पर। ये पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से कई बार एग्जामिनेशन में एरर भी पुटअप की जाती है, जब किसी टाइम या किसी एज का डिस्कशन करते हैं तो उस केस में कंजक्शन बेसिकली व्हेन की रिक्वायरमेंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि सर एज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैंने कहा कि एज बेसिकली वहां यूज होता है जहां पर टू एक्शंस बेसिकली हैपनिंग टुगेदर या हैपनिंग एट द सेम टाइम। मैंने उससे कहा कि जहां पर दो एक्शंस एक साथ होते हैं तो वहां पर एज का यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग यू, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। तो ये दोनों एक्शन बेसिकली एक साथ मूव ऑन कर रहे हैं। और जब दो एक्शन एक साथ मूव ऑन करते हैं तो ऐसे केस में जो कंजक्शन होता है उस कंजक्शन को कहा जाता है बेसिकली एज कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे गिफ्ट दिया और जैसे मैंने गिफ्ट को ओपन किया तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आपने देखी। तो गिफ्ट ओपन करते मेरे चेहरे पे स्माइल आई, तो इसका मतलब है कि दोनों एक्शंस बेसिकली एक साथ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बेसिकली मैं किसका यूज करूंगा, एज कंजक्शन का यूज करूंगा। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने कहा कि शी स्माइल्ड, मैंने उससे कहा कि सी स्माइल्ड एज शी ओपन्ड द गिफ्ट, इस तरीके से गिवन है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर आपका 13 यहां पर गिवन है। आइए 13 के बारे में बात करते हैं। जब 13 का डिस्कशन करते हैं मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं सुपरमार्केट की, तो सुपरमार्केट बेसिकली आपका नाउन गिवन है, लेकिन ये नाउन बेसिकली आपका नाउन कैसा है, ये नाउन आपका नॉन गिवन है। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहा हूं और पर्टिकुलर मार्केट यहां पर सुपरमार्केट है। और यही रीजन है कि मैंने यहां पर आर्टिकल दा का यूज किया। और ये आर्टिकल दा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट आपके लिए कैसा नोन है। तो यहां पर ये आपका डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है आर्टिकल दा। देन उसके बाद यहां पर मैंने इसकी बात की और इस बेसिकली आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है। मेरे बच्चे कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आपको समझना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर आपके साथ में जरूर करूंगा। अब एक बात देखिए, मैंने उससे कहा कि यहां पर उसने कहा कि सर ओपन है। तो मैंने उससे कहा कि जो ओपन वर्ड होता है ये दो तरीके से फंक्शन करता है बेसिकली। या तो मैं इसको यूज कर सकता हूं सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकता हूं बेटा, या मैं इसको यूज कर सकता हूं एज ए वर्ब, यहां पर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि यहां पर जो ओपन है ये बेसिकली कैसे फंक्शन कर रहा है, तो आपने कहा कि सर ये एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। इज ओपन, फ्रॉम यहां पर बेसिकली आपका प्रपोजिशन गिवन है, ठीक है। अब मैं फ्रॉम के बाद उसने 10 AM यहां पर यूज किया, तो 10 AM बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और ये टाइम बेसिकली आपका स्टार्टिंग टाइम गिवन है। ये कैसा टाइम गिवन है, आपका स्टार्टिंग टाइम गिवन है। इट मींस उसके ओपन होने का एक समय गिवन है। तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं बेसिकली फ्रॉम की, तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन सिंस को लेकर के भी रहता है। तो मैंने उससे कहा कि फ्रॉम और सिंस बेसिकली वहां पर यूज करते हैं जहां पर डिस्कशन किया जाता है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन किया जाता है। वहां पर हमेशा हम लोग सिंस का भी यूज कर सकते हैं और वहां पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। और दोनों के दोनों बेसिकली आपकी प्रपोजिशंस होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? देन उसके बाद मैंने उससे कहा कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसी को बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग टाइम कहते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग टाइम कहते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, वो सेकंड पॉइंट यहां पर क्या होता है कि जब मैं सिंस का यूज करता हूं तो सिंस के जस्ट बाद बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं।
पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं फ्रॉम की बात करता हूं तो फ्रॉम में क्या होता है कि जनरली मान लीजिए किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम गिवन है और किसी भी एक्शन का बेसिकली लास्ट टाइम गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर शॉप आपकी ओपन है बेसिकली 10 AM पर और देन उसके बाद वो क्लोज हो जाती है आपकी 10 PM पर, तो इसका मतलब है कि उसके ओपन होने का समय 10 है और उसके क्लोज होने का समय आपका 10 PM है। इन दैट केस जब 2 टाइम्स इस तरीके से गिवन होते हैं तो वहां पर फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन फ्रॉम के बाद बेसिकली या तो हम टू का यूज करते हैं या बेसिकली टिल का यूज वहां पर करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि या तो टू का यूज होगा या बेसिकली टिल का यूज होगा, लेकिन यहां पर बेसिकली उन्होंने स्टिल का यूज किया जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इस स्टिल के प्लेस पर बेसिकली यहां पर किसका यूज करेंगे, आप टू का यूज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए। एग्जामिनेशन में यहां से एरर आती है कि जब भी स्टार्टिंग और लास्ट टाइम बोथ ऑफ देम आर गिवन टुगेदर, तो उस केस में बेसिकली हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं और उस केस में या तो फ्रॉम के बाद टू आता है या बेसिकली हम लोग टिल का यूज करते हैं या हम लोग अनटिल का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर कभी भी स्टिल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि जब स्टिल की बात करते हैं तो मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे स्टिल क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं यहां से राइट डाउन कर लेता हूं। बेसिकली स्टिल के बारे में जब बात करते हैं तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी स्टिल के बारे में कि जो स्टिल होता है ये आपका एडवर्ब भी होता है या आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये बेसिकली आपका नाउन भी होता है। तो मैंने कहा कि स्टिल जो है ये बेसिकली आपका एडजेक्टिव भी है, ये बेसिकली आपका एडवर्ब भी होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो नाउन की तरीके से भी होता है। तो इसका मतलब है कि स्टिल 3 तरीके से फंक्शन करता है और कॉमनली इसका जो यूज किया जाता है वो एडवर्ब की तरीके से यूज किया जाता है, नाउन और एडजेक्टिव के तरीके से इसका यूज रेयर केसेस में किया जाता है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग स्टिल को यूज करते हैं एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? पॉइंट इज क्लियर? इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ को। मेरे बच्चे जब चीजों को डिस्कशन करते हैं ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे जो करने का जो तरीका उसको सीखते रहिए और चीजों को राइट डाउन कर देते रहिए। यही चीजें आपको, यही कंसेप्ट आपको आगे मूव ऑन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और हर एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन आपके साथ में यहां पर हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ को। एग्जामिनर आपसे कहता है कि इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। यहां पर आपका गिवन है, तो मेरे बच्चे जल्दी से आप रिप्लाई करके आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। अब देखो मेरे बच्चे, अब देखिए बहुत चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखो मैंने कहा कि इट से सेंटेंस शुरू हुआ, इट आपका प्रोनाउन होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इट बेसिकली आपका यहां पर प्रोनाउन होता है, लेकिन इट के बारे में बहुत सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत खास होना चाहिए, ठीक है। क्यों खास होना चाहिए उस पर बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं इट की बात करता हूं बेसिकली, तो हम लोग कहते हैं कि इट बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो यहां पर यह है, नॉन लिविंग की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इट बेसिकली वहां पर भी यूज होता है जहां पर हम लोग अननोन जेंडर का डिस्कशन करते हैं। जहां पर अननोन जेंडर की जब बात करते हैं तो वहां पर भी हम लोग इट का यूज करते हैं। जहां पर यह आइडिया नहीं होता है कि बेसिकली वो मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेबी इज क्राइंग, तो बेबी के प्लेस पर मैं इट का यूज कर सकता हूं, या बेसिकली मैंने आपसे कहा कि चाइल्ड के प्लेस पर भी इट का यूज कर सकते हैं, या सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मंकी के प्लेस पर भी इट का यूज कर सकते हैं, तो मेरे बच्चे यहां पर मैं इट का यूज कर सकता हूं। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि इट कहां पर यूज होता है, तो आपने कहा कि सर इट को यूज करते हैं जहां पर टाइम का डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो टाइम बाय वॉच होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock पर, तो वहां पर भी इट का यूज करते हैं। इट इज 7 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 8 o'clock। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं बेसिकली वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो वहां पर भी इट का यूज करते हैं। इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज रेनिंग, कैट्स एंड डॉग्स।
इस तरीके से हम लोग इट की बात करते हैं। यहां पर इट को यूज किया गया एक सब्जेक्ट की तरीके से यूज किया गया, और देन उसके बाद यहां पर इस गिवन है, और इस बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन है। ठीक है, उसके बाद एक बात याद रखिए कि उसने यहां पर ही का आपका सब्जेक्टिव केस यूज किया। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जामिनेशन में एरर बन सकती है। केवल एरर यहां पर भी बनती है कि एग्जामिनर ही के प्लेस पर आपको यहां पर हिम भी मेंशन कर सकता है, लेकिन अगर हिम यहां पर गिवन होगा तो ग्रामेटिकली एरर होगा। अब इस पॉइंट को, जो पॉइंट मैंने यहां पे डिस्कस किया, इसको मैं राइट डाउन कर लेना, और मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, क्योंकि कुछ बातें और मुझे यहां पर इस सेंटेंस में डिटेल में डिस्कस करनी है। मैंने आपसे क्या कहा कि बेसिकली आप यहां पे कॉमन एरर नहीं कर रहे, बेसिकली कॉमन एरर के साथ साथ में आप ग्रामर के सारे कंसेप्ट मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात उनका एक क्विक रिवीजन है। और एसएससी का जो पेपर आ रहा है उस पेपर के लिए तो ये डिस्कशन बहुत खास होने वाला है। अब एक बात देखिए, जब कोई सेंटेंस बेसिकली इट से स्टार्ट होता है, या इट के प्लेस पर मैं दिस का यूज करता हूं, देन उसके जस्ट बाद अगर यहां पर आपका वर्ब टू बी गिवन है, और वर्ब टू बी के जस्ट बाद यहां पर अगर मैं प्रोनाउन का यूज करता हूं, किसका यूज करता हूं, प्रोनाउन का, देन उसके बाद यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, जैसे हु। तो मैंने उससे कहा कि जब वर्ब टू बी के बाद यहां पर प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो प्रोनाउन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट की तरीके से फंक्शन करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो किसी भी सेंस को कंप्लीट करे उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और जब वर्ब टू बी के बाद पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट की तरीके से फंक्शन करता है, और जब वो कॉम्प्लीमेंट की तरीके से फंक्शन करता है तो उसका केस बेसिकली आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर यह बेसिकली ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यह कैसे फंक्शन कर रहा है, यह कॉम्प्लीमेंट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। यह बात आपको समझ में आ गई। देन उसके बाद हु, यहां पर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है, ठीक है, और हु का रिलेशन यहां पर ही के साथ में है, और ही यहां पर सिंगुलर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु भी सिंगुलर हुआ। तो यहां पर जो वर्ब है ये सिंगुलर आनी चाहिए थी, इसी वजह से यहां पर वर्क के प्लेस पर आप वर्क्स का यूज करेंगे, और इस सेंटेंस यहां पर आपकी करेक्ट हो जाता है। अर्थात यहां पर मैं वर्क्स का यूज करूंगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद फॉर, यहां पर आपका प्रपोजिशन गिवन है, आर्टिकल द डिटर्मिनेंट्स की तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसके बाद यहां पर आपको पता है कि नाउन का यूज करेंगे। देन उसके बाद फिर यहां पर आपका प्रपोजिशन गिवन है, और देन उसके बाद उसने कहा कि मोर देन अ डिकेड यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे पॉइंट है जिन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि फोर, फोर यहां पर आपका प्रपोजिशन है, देन उसके बाद डिकेड यहां पर जो है ये बेसिकली ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि जो 10 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहा जाता है, और डिकेड बेसिकली आपका नाउन की तरीके से फंक्शन करेगा। तो मैंने कहा कि डिकेड यहां पर बेसिकली आपका नाउन की तरीके से फंक्शन करेगा, और इसको पहचानना इसलिए भी आसान है क्योंकि यहां पर आर्टिकल गिवन है, और आर्टिकल मतलब डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ ही यूज होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इतनी छोटी छोटी बातें हैं। और मैंने आपसे कहा कि मोर बेसिकली आपका एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करता है, और ये आपका क्वांटिफायर है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सेंटेंस को जब गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब आते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ को। बेहतरीन तरीके से आप मेरे साथ में करेक्ट है। हालांकि मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड इसलिए उचित करना, मैंने सोचा कि सेशन को रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्ड करने के पीछे लॉजिक एक ही है कि जब यूट्यूब पे होते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को चाहे स्पीड में देखें, डबल करके देखें, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक वर्ड का फंक्शन कैसे होता है, और उस फंक्शन के बेस पर कैसे कैसे हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। देन उसके बाद उसने कहा कि द विंडोज वायलेंटली बैंग्ड, बैंग्ड मतलब बजना, ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे यहां पर गिवन है। इस सेंटेंस को यहां पर करेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। अब देखिए, चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो,
मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। एक्चुअली यहां पर उसने कहा कि द विंडोज, तो विंडोज यहां पर गिवन है ऑब्वियसली। अब उसने कहा कि वायलेंटली बैंग्ड यहां पर गिवन है, तो आपको पता है कि पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर विंडो की बात करें तो विंडो बेसिकली यहां पर आपका प्लूरल नाउन है, और पर्टिकुलर विंडो का मतलब है कि मैं इस विंडो के बारे में प्रॉपर तरीके से जानता हूं, तो इसका मतलब है कि यहां पर मैंने आर्टिकल दा का यूज किया और एक प्रॉपर तरीके से यहां पर करेक्ट है, और एक डिटर्मिनर की तरीके से बेसिकली फंक्शन यहां पर कर रहा है। उसके बाद आपने कहा कि सर यहां पर एक वर्ड आ जाता है वायलेंटली बैंग्ड, यहां पर गिवन है, ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि बैंग्ड बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर गिवन है, ठीक है। अब वो कैसी बज रही है, आपने कहा कि सर वायलेंटली बज रही है, तो दैट मीन्स यहां पर वायलेंट आपका क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि वायलेंट बेसिकली आपका एडजेक्टिव होता है। अगर एडजेक्टिव में एलवाई को ऐड कर दे तो बेसिकली वो आपका एडवर्ब हो जाता है, तो यहां पर वायलेंटली बेसिकली आपका एडवर्ब हो गया। तो वो कैसे बज रही है वायलेंटली, तो यहां पर बेसिकली मैंने कहा कि सर ये एडवर्ब हो गया। देन उसके बाद उसने कहा कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे यहां पर गिवन है, तो पहला पॉइंट तो यहां से आता है कि एडवर्ब वर्ब को जब मॉडिफाई करता है तो इसका मतलब है कि वहां पर उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करके आप मुझे बताइए कि इसको जब करेक्ट करना होगा, जब भी वो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है तो उस केस में एडवर्ब की पोजीशन वर्ब के बाद होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि बैंक को पहले यूज करेंगे और वायलेंटली को बेसिकली हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एरर है वो बेसिकली किस पार्ट में है, कौन सा पार्ट यहां पर ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हुआ, तो आपने कहा कि सर यहां पर ये गिवन है। उसके बाद उसने कहा कि जब मैं ड्यूरिंग की बात करता हूं तो मैंने उससे कहा कि ड्यूरिंग बेसिकली आपका प्रपोजिशन होता है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने कहा कि ड्यूरिंग बेसिकली आपका प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल यहां पर अगर गिवन है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि डेफिनेट आर्टिकल है और ये डिटर्मिनर्स की तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और स्टॉर्म बेसिकली आपका नाउन हो चुका है, और देन उसके बाद यस्टरडे, और यस्टरडे बेसिकली पास को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स एक ऐसा टाइम जो पास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे मैंने कहा कि सर वो आपका यस्टरडे है, और यस्टरडे टाइम की बात करता है और टाइम बेसिकली आपका एडवर्ब होता है। तो यहां पर यस्टरडे को मैंने कहा कि सर ये यहां पर आपका एडवर्ब गिवन है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस पार्ट में यहां पर आपका एरर गिवन है। चलिए आते हैं सेंटेंस नंबर 16 की तरफ को और देखते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के। एग्जामिनर आपसे कहता है कि नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ यहां पर गिवन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं कि जहां पर नीदर नॉर गिवन होता है या इधर और गिवन होता है, या नॉट ओनली बट आल्सो की हम बात करते हैं या और की बात करते हैं, तो बेसिकली इनको हम लोग कंजक्शन के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि नीदर के साथ में बेसिकली नॉर का यूज करते हैं और ईदर के साथ बेसिकली और का यूज करते हैं। अब चीजों को समझिए। एक्चुअली जो नीदर होता है ये बेसिकली आपका नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। फिर आपने कहा कि सर ईदर कैसी सेंस कन्वे करता है, तो मैंने कहा कि सर ईदर आपका पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। नीदर मीन्स होता है कि टू है और टू में से कोई सा भी नहीं है, और ईदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सिंबल होगा जरूर। देन उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि नीदर के जस्ट बाद और ईदर के जस्ट बाद बेसिकली हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ईदर और नीदर के जस्ट बाद अगर सिंगुलर नाउन गिवन है तो उस केस में ईदर और नीदर बेसिकली एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उस केस में एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करते हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद सपोज कीजिए कि यहां पर वर्ब आ जाए तो वर्ब बेसिकली यहां पर आपकी सिंगुलर होगी। अगला पॉइंट समझते हैं। अगर सपोज कीजिए कि किसी भी सेंटेंस में आपका नीदर गिवन है, वेरी गुड, फिर उसके जस्ट बाद यहां पर आपका ईदर गिवन है। अगर नीदर और ईदर के जस्ट बाद यहां पर और प्रपोजिशन आ जाए,
देन उसके जस्ट बाद यहां पर आपका प्लूरल नाउन गिवन होगा। अगर नीदर इधर के बाद में प्रपोजिशन गिवन है तो उस केस में बेसिकली हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। बात हमेशा याद रखना कि इन दैट केस वी ऑलवेज यूज द प्लूरल नाउन। नीदर ऑफ द बॉयज ईदर ऑफ द गर्ल्स, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में नीदर और इधर का यूज करते हैं। तो उस केस में नीदर और नीदर बेसिकली आपका प्रोनाउन की तरीके से फंक्शन करता है। इन दैट केस वो प्रोनाउन की तरीके से फंक्शन करता है। उसके जस्ट बाद जब मैं यहां पर वर्ब का यूज करता हूं तो वर्ब बेसिकली आपकी सिंगुलर आएगी। यह पॉइंट क्लियर हो गया? इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि नीदर, नीदर के जस्ट बाद अगर मैं नॉर का यूज करता हूं, या मैंने आपसे कहा कि ईदर के जस्ट बाद, ईदर के जस्ट बाद या नीदर के जस्ट बाद अगर मैं और का यूज करता हूं तो उस केस में बेसिकली दीज टू आर कॉल्ड कंजक्शन, तो फिर इनको कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहां से भी एग्जामिनेशन में बेसिकली आपकी एरर पुटअप की जाती है और ये एरर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर होती है जब नीदर ईदर का बात करते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए कि यहां पर आपका वर्ड गिवन है और यहां पर भी आपका वर्ड गिवन है। अगर मैं वर्ड की बात करता हूं तो ऑब्वियसली मैं नाउन और प्रोनाउन का यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं। नाउन और प्रोनाउन का बेसिकली मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। और ऐसे केस में जब हम लोग वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब बेसिकली सेकंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर इस सेकंड वर्ड आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सेकंड वर्ड प्लूरल होगा तो वर्ब बेसिकली यहां पर आपकी प्लूरल होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने उससे कहा कि नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ नहीं होगा। अच्छा, ब्रदर्स इन लॉ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अटेंडेड, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर आ गई। किस चीज को अटेंड किया? मीटिंग को अटेंड किया, तो मीटिंग बेसिकली नाउन है और आर्टिकल दा जो है वो डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। एज सी है, एज, उसके जस्ट बाद यहां पर एज का यूज किया गया। एज बेसिकली यहां पर आपका कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है, एज, ठीक है। और एज बेसिकली जब कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है तो यहां पर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने कहा कि सर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस एज यहां पर आपकी बिकॉज की सेंस कन्वे कर रहा है। एज बेसिकली यहां पर बिकॉज की सेंस कन्वे कर रहा है। हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड यहां पर गिवन है, तो उसने कहा कि उसका रीजन क्या है कि नीदर अटेंडेड द मीटिंग, है ना तो मेरे भाई ने ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने मीटिंग अटेंड की। उसका रीजन, उसका कारण क्या है कि उसकी हेल्थ जो है इज नॉट मोर गुड यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे एक छोटी सी बात आप मुझे बताएंगे कि गुड के साथ में क्या मैं मोर का यूज कर सकता हूं? अगर गुड के साथ में मोर यूज होता है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, क्योंकि मोर कभी भी गुड के साथ में यूज नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले तो इस पॉइंट को यहां से राइट डाउन करता हूं। जो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं, मेरे बच्चे इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर दीजिए। ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जब हिज हेल्थ की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर नॉट गुड एनी मोर कह सकते हैं, नॉट गुड एनी मोर कह सकते हैं, लेकिन नॉट मोर गुड यहां पर यूज नहीं होगा। नॉट गुड एनी मोर यहां पर कह सकते हैं और उस केस में सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने मुझे डिस्कस करने थे वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। इज इट क्लियर और नॉट? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपको पता है कि एज आपका कंजक्शन होता है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। एज जो है प्रपोजिशन की तरीके से भी फंक्शन करता है और एज बेसिकली आपका एडवर्ब भी होता है। तो मैंने आपसे कहा कि एज कंजक्शन भी होता है, एज आपका एडवर्ब की तरीके से भी फंक्शन करता है और एज आपका प्रपोजिशन की तरीके से भी फंक्शन करता है। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल फंक्शन है बेसिकली एज के, और उन मल्टीपल फंक्शन के बेस पर एज के मीनिंग को हम लोग डिसाइड करते हैं। और यही रीजन है कि जब एज ए कंजक्शन यूज होता है तो उस केस में वो हमेशा बिकॉज की सेंस कन्वे करता है, और इसी वजह से मैंने यहां पर कहा कि एज जो है वो यहां पर आपका बिकॉज की सेंस कन्वे कर रहा है। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। ठीक है, एज क्या होता है? एडवर्ब होता है। एज क्या होता है? एडवर्ब होता है। हेल्थ यहां पे नाउन है, ये वर्ब है, देन उसके बाद गुड एडजेक्टिव है, देन उसके बाद यहां पर आपका एनी मोर गिवन है, और यहां पर आकर के सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने गिवन है, इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एग्जामिनर आपसे कहता है कि सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, यहां पर गिवन है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर हम लोग पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करते हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जिस तरीके से मैं यहां पर हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे बच्चे ये एक्सप्लेनेशन मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन है और इसके बेस पर आप लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को राइट डाउन करते चले जाइए, कहीं पे डाउट है तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में आकर के मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो आप यहां पर मुझे सिखाना चाहते हैं या मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 सॉल्यूशंस उसने कहा, तो सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज यहां पर गिवन है। अब सॉल्यूशंस तो आपका नाउन हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में एस लग गया तो मेरे बच्चे तो नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा कि टू द कंट्रीज, टू द कंट्रीज। अब कंट्री भी बेसिकली नाउन है, अपोस्ट्रोफी भी देश है। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर आपने कहा कि सर प्रॉब्लम्स, ये भी आपके नाउन हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया, एस यहां पर गिवन है। ठीक है, ये प्लूरल है। यहां पर जो आर्टिकल दा है ये बेसिकली आपका टू प्रपोजिशन हो गया, ये नाउन है, प्रोपोजिशन हो गया। सॉल्यूशन किस चीज का है, बेसिकली टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। कितनी बात है, डिटर्मिनर्स यहां पे हो गया। देन उसके बाद नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी विद एस यूज किया, तो बेसिकली प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, कंट्री से रिलेटेड है। अब वो प्रॉब्लम कैसी है, तो आपने कहा कि सर इंटीरियर है। अब ये बताओ कि प्रॉब्लम इंटीरियर होती है कैसी होती है, मुझे बताओ, है ना। बहुत सोच समझ के बताना, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट तो है कि जब हम बात करते हैं इंटीरियर की, तो मैंने आपसे कहा कि इंटीरियर का मतलब होता है कि जो चीजें विजिबल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इंटीरियर, मेरे घर का जो इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि वो चीजें प्रॉपर तरीके से विजिबल है, तो मैंने कहा कि यहां पर मैं इंटीरियर की बात करूंगा। ठीक है, जहां पर चीजें विजिबल होती है वहां पर इंटीरियर की बात करते हैं, और जहां पर चीजें हिडन होती हैं तो वहां पर इंटरनल की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम्स जो है वो इंटीरियर नहीं होती है, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहां पर प्रॉपर जो एडजेक्टिव यूज होगा वो आपका इंटरनल होगा, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी बेसिकली। इंटीरियर बेसिकली यूज नहीं होगा क्योंकि इंटीरियर आपकी विजिबल होती हैं, जिनको आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को आसानी से नोटिस नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है इंटरनल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ठीक है, देन उससे इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक बेसिकली, है ना। देन उसके बाद आर किसकी वजह से है, प्रॉब्लम्स की वजह से है। स्टिल अ लॉन्ग वे अवे यहां पर गिवन है, तो इसका मतलब है कि इस पार्ट में यहां पर एरर होगी और इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका डी होगा। बताइए भाई, इससे आसान कुछ हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ को। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे साथ में डिस्कस करेंगे आप लोग। द सीक्रेट डिसाइड टू लीव द टाउन यहां पर गिवन है। एक्चुअली दे डिसाइडेड, है ना, दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर गिवन होगा। टू लीव द टाउन, टाउन को छोड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। डिसाइड के साथ में बेसिकली हम लोग टू का यूज करते हैं, और कई बार आपके एग्जामिनेशन में यहां से एरर पुटअप की जाती है, डिसाइड इज फॉलोड बाय बेसिकली आपका टू यहां पर होगा। ठीक है, मैंने उससे कहा कि दे यहां पर अगर गिवन होगा तो दे बेसिकली आपका प्रोनाउन गिवन है, और ये कैसे फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। उसके बाद सीक्रेट, अब जब सीक्रेट की बात करते हैं तो सीक्रेट यहां पर सीक्रेट प्लानिंग होती है, तो बेसिकली आपका यहां पर एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, देन उसके बाद डिसाइडेड बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब माय डियर स्टूडेंट, क्या एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, आपने कहा कि सर नहीं कर सकता,
तो इस एडजेक्टिव के प्लेस पर बेसिकली मुझे किसका यूज करना है? आपने कहा कि सर एडवर्ब का यूज करना है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो जब एडजेक्टिव में मैं एलवाई ऐड कर देता हूं तो बेसिकली वो एडवर्ब बन जाता है। तो सीक्रेट के प्लेस पर बेसिकली मैं यहां पर किसका यूज करूंगा? सीक्रेटली का यूज करूंगा। तो इसका मतलब है कि एरर यहां पर है। किस चीज को छोड़ने की बात कर रहा है? टू यहां पर गिवन है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर गिवन है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, यहां पर कहते हैं। उसके बाद टू, उसके बाद दा यहां पर गिवन है, डिटर्मिनेंट की तरीके से फंक्शन करेगा और ये बेसिकली आपका नाउन हो गया, एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहा है। और ये रीजन है कि यहां पर आर्टिकल दा यूज किया गया और इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका ए बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ को, और सेंटेंस नंबर आपका 19 यहां पर गिवन है। मेरे साथ में फोकस रखिए चीजों को प्रॉपर तरीके से। उसने कहा कि ही रैन क्विक टू कैच द बस, बस को कैच करने के लिए। अब मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस जब पेपर में आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ही रैन, ही क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना? ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। रन की सेकंड फॉर्म बेसिकली रैन यहां पर गिवन है। और वो कैसे दौड़ा? क्विक या क्विकली दौड़ा। तो क्विक तो बेसिकली आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना? और एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, बेसिकली एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो क्विक के प्लेस पर बेसिकली मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा क्विकली, टू कैच द बस यहां पर गिवन है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली डी। ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज गिवन 20th यहां पर गिवन है, ठीक है। 20th यहां पर गिवन है, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसेस Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's given है। Mrs. Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's। Mrs. ये तो टाइटल हो गया, है ना? देन उसके बाद श्री लक्ष्मीज अपोस्ट्रोफी विद एस पोजीशन की बात कर रहा है। ये बेसिकली आपका नाउन हो गया, ये आपका टाइटल गिवन है, और ये अपोस्ट्रोफी विद एस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ना? इस वर्ब यहां पे सुपीरियर, बेसिकली यहां पर आपका एडजेक्टिव गिवन है। दैट सुपीरियर इज फॉलोड बाय टू, तो यहां पर आपका ये टू है, ये सुपीरियर एडजेक्टिव है, लेकिन बेसिकली इसको कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है ये, बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का। तो सुपीरियर इज फॉलोड बाय टू होता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जूनियर बाय टू होता है, जूनियर के बाद टू का यूज करते हैं, जूनियर के बाद टू का यूज करते हैं, सीनियर के बाद टू का यूज करते हैं, तो सीनियर के बाद भी बेसिकली हम लोग टू का यूज करेंगे। प्रीफर के बाद भी बेसिकली हम लोग टू का यूज करते हैं। प्रिफरेबल के जस्ट बाद भी बेसिकली हम लोग टू का यूज करते हैं। लेकिन प्रीफर और प्रिफरेबल में एक बड़ा डिफरेंस है कि प्रीफर वर्ब होती है, लेकिन प्रिफरेबल आपका एडजेक्टिव होता है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली सी, यहां पर गिवन है। और मेरे बच्चे, आज का जो सेशन है वो यहीं पे वाइंड अप हो जाता है। और जो भी डिस्कशन मैंने यहां पर किया है और डिस्कशन को गो थ्रू कीजिए प्रॉपर तरीके से, और फाइंड आउट करने की चीजें कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में आपको लर्निंग फेज में लेकर के आना है। और मेरा एक कमिटमेंट है कि जो आपका एग्जाम होगा एसएससी का, तब तक मैं 30 to 40 क्लासेस आपकी इस तरीके से लेने वाला हूं। हो सकता है कि मैक्सिमम 50 क्लासेस भी आपको यहां पर मिल जाए। तो इसी के साथ में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास, जो आपकी अपलोड होगी आपकी मे बी मंडे और मे बी ट्यूसडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।